नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव गर्ग। आज हम हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में रमन मैग्सेसे अवार्ड जो 2025 के हैं, वो जो एक एजुकेट गर्ल्स नाम की एनजीओ को मिले हैं, उसको बेस बनाकर जो एनजीओ का टॉपिक है, उसको होलिस्टिकली कवर करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे रिसेंटली हुआ क्या है। रमन मैग्सेसे अवार्ड 2025 के अनाउंस किए गए हैं, जिसमें भारत का एक एनजीओ है जिसका नाम है एजुकेट गर्ल्स। ये क्या करता है, जो अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं रूरल और रिमोट एरियाज में, उनको एजुकेट करता है। ठीक है, और ये पहला भारत का एनजीओ है जिसको रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। तो यह बहुत ही सम्मान की बात है पूरे देश के लिए। तो हम समझ लेते हैं कि एजुकेट गर्ल्स बेसिकली है क्या। एक एनजीओ है जो क्या कर रहा है, अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स को रूरल और रिमोट एरियाज की जो हैं उनको एजुकेट करने का काम कर रहा है। ठीक है, और जो ये अवार्ड मिला है एजुकेट गर्ल्स एनजीओ को, इसके ऊपर जो कौन है, लेडी गायत्री नायर लोबो, जो सीईओ हैं किसकी, एजुकेट गर्ल्स की, उन्होंने इसको एक हिस्टोरिक और हम्बलिंग मूवमेंट कहा है। और इस अवार्ड को समर्पित किया है, डेडिकेट किया है किनको, अपनी पूरी टीम को, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन लड़कियों को जो क्या कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं शिक्षित होने का, फॉर गेटिंग दी एजुकेशन। जो लड़कियां स्ट्राइव कर रही हैं उनको भी ये अवार्ड गायत्री लोबो ने समर्पित किया है। और ये जो अवार्ड है वो क्या करता है, प्रेज किया जाता है, मतलब प्रेज करता है ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क किसका, एजुकेट गर्ल्स का, इन एड्रेसिंग जेंडर इनजस्टिस इन एजुकेशन। हमें देखने को मिलता है कि भारत में कई बार शिक्षा के क्षेत्र में जेंडर इनजस्टिस होता है, लिंग आधारित भेदभाव होता है, अन्याय होता है। तो उसके ऊपर काम करने का प्रयास किया है किसने, एजुकेट गर्ल्स ने। और इसी चीज की सराहना करते हुए जो एजुकेट गर्ल्स है, इसको क्या मिला है, रमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रमन मैग्सेसे अवार्ड है क्या। रमन मैग्सेसे अवार्ड को बेसिकली क्या कहा जाता है, नोबल प्राइज ऑफ एशिया। ठीक है, ये चीज आपको याद जरूर होनी चाहिए कि रमन मैग्सेसे अवार्ड नोबल प्राइज है एशिया का। तो 1958 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, और ये सेलिब्रेट करता है ग्रेटनेस ऑफ स्पिरिट एंड ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप इन एशिया। ठीक है, तो इस साल के जो विनर हैं उसमें एक तो हमने एजुकेट गर्ल्स एनजीओ का नाम देख ही लिया। इसके अलावा मालदीव्स की एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं शाहीना अली, उनको भी अवार्ड मिला है। और उसके साथ में फिलीपींस के जो फ्लेवियानो एंटोनियो हैं उनको भी अवार्ड मिला है। वो जाने जाते हैं फॉर अपोजिंग प्रेसिडेंट डुआर्टेज ड्रग वॉर। तो एज सच हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो एजुकेट गर्ल्स एनजीओ इंपॉर्टेंट है। और उसको बेस बना के, उसको एक आधार बना के, अब हम एनजीओ का जो पूरा टॉपिक है उसको समझ लेते हैं, क्योंकि यूपीएससी के जीएस 2 के पेपर के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 3 क्वेश्चंस जो पीवाईक्यूज हैं वो एनजीओ के ऊपर आए भी हुए हैं। तो जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे तब आप उन क्वेश्चंस को भी लिखें, क्योंकि यही टाइम है मीन्स के आंसर लिखने का। तो अगर हम बात करें एनजीओस की, तो एनजीओस की ज़रूरत है क्यों और एनजीओस होते क्या हैं। तो देखो बात यह है कि अगर सारे के सारे काम जो हैं वो स्टेट के द्वारा किए जाते हैं, तब हम उस स्टेट को क्या कहेंगे, दैट इट इज़ अ नैनी स्टेट। नैनी स्टेट मतलब जैसे कि नैनी ख्याल रखती है बच्चे का, उसी तरीके से जो गवर्नमेंट है वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ खुद से कर रही है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसमें सरकार को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। कैसी, फाइनेंशियल क्रंचेस भी होते हैं। ठीक है, और इतना रिसोर्स मोबिलाइजेशन करना भी सरकार के लिए कई बार संभव नहीं होता है। इस वजह से हमें एनजीओस की आवश्यकता पड़ती है। और उसके अलावा एक चीज कही जाती है, क्रेडल टू ग्रेव। क्रेडल का मतलब होता है पालना और ग्रेव का मतलब कब्र। तो क्रेडल टू ग्रेव सब कुछ गवर्नमेंट ही कर ले, स्टेट ही कर ले, यह भी संभव नहीं होता। तो ये जो नैनी स्टेट और क्रेडल टू ग्रेव का जो आइडिया है, यह संभव नहीं है आज के समय में। इसलिए ये जो गैप्स बच जाते हैं गवर्नेंस में, उस गवर्नेंस के गैप्स को फिल करने के लिए हमें एनजीओस की आवश्यकता पड़ती है। अब एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन। यानी एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि एनजीओ जो होता है वो सरकारी नहीं होता। अब एनजीओज नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो पब्लिक सर्विस करती हैं, है ना, यानी कि जनता की सेवा के भाव से ये कार्य करते हैं। और इनकी जो पब्लिक सर्विस होती है वो किन पे आधारित हो सकती है, एथिकल कंसिडरेशंस पर, कल्चरल कंसिडरेशंस पर, सोशल कंसिडरेशंस पर, पॉलिटिकल, रिलीजियस और फिलेंथ्रोपिक कंसिडरेशंस। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि जो एनजीओज होते हैं क्या ये लीगल एंटिटी होती है, जी हाँ, एनजीओज को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ता है
कुछ एनजीओ जो अपने आप को सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर करवाते हैं वो सोसाइटीज बन जाते हैं। कुछ एनजीओ जो ट्रस्ट की तरह अपने आप को रजिस्टर कराते हैं अंडर द इंडियन ट्रस्ट एक्ट ऑफ 1882 वे ट्रस्ट कहलाते हैं। और कुछ एनजीओ जो हैं जो चैरिटेबल कंपनीज के तौर पे काम करते हैं वे अपने आप को कंपनीज एक्ट ऑफ 2013 के तहत रजिस्टर करवाते हैं। तो ये कुछ तरीके हो सकते हैं जिसके तहत एनजीओज अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे। और एनजीओ जो हैं जब अपने आप को रजिस्टर करवा लेंगे तो वो क्या बन जाएगी, एक लीगल एंटिटी बन जाएगी। और जब ये एक लीगल एंटिटी बन जाएंगी तब इनको क्या अलाउड होगा, दैट दे कैन गेट दी ग्रांट्स, दे कैन गेट दी फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट एज वेल एज द फॉरेन फंड्स। अब हम आगे देखेंगे भी कि जो फॉरेन फंड्स हैं उसको लेके कुछ इश्यूज भी आते हैं, कुछ इरेगुलरिटीज भी आती हैं और नेशनल सिक्योरिटी को कई बार खतरा भी पैदा हो जाता है जब फॉरेन फंडिंग होती है। ठीक है, तो अगर हम सिग्निफिकेंस ऑफ एनजीओज की बात करें तो एनजीओज क्या रोल प्ले करेंगे, तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कुछ जो फेमस एनजीओज हैं उनके नाम लिख लेते हैं और उसके बेसिस पे हम डिकोड करेंगे कि एनजीओज क्या क्या काम करते हैं। देखो, एक नाम जैसे ही हम एनजीओ की बात करेंगे आपके दिमाग में आया होगा अक्षय पात्र फाउंडेशन। ठीक है, अक्षय पात्र। उसके अलावा जो एक फेमस एनजीओ है वो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपने इसका नाम सुना ही होगा। तो अक्षय पात्र हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया। और कौन सा एनजीओ है जो बहुत ज्यादा फेमस है जो आपके दिमाग में आ रहा हो, सेवा है ना। इसके अलावा प्रथम, और कोई एनजीओ जो दिमाग में आए आपके, एक एनजीओ जो और है वो हम ले सकते हैं स्पिक मैकई। ठीक है, अब इन एनजीओ के आधार पे एक एनजीओ और ले लेते हैं हम, ग्रीन पीस। ठीक है, अब इन एनजीओ के आधार पे हम क्या करेंगे, ये डिकोड करेंगे कि एनजीओ क्या क्या काम कर सकते हैं। देखो, अक्षय पात्र फाउंडेशन क्या करता है, मिड डे मील स्कीम को इंप्लीमेंट करवाने में मदद करता है। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन ने क्या किया, जो गवर्नमेंट की एक स्कीम है उसकी बेहतर डिलीवरी के लिए यानी कि बेटर सर्विस डिलीवरी में मदद करी और इसने एक आर्म की तरह काम किया सरकार की। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज वर्किंग एज द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो अक्षय पात्र फाउंडेशन को हमने आधार बनाया और एक पॉइंट हमारा बन गया एक्सटेंडेड आर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, तो यानी कि क्या करेगा, रिमोट एरियाज में सर्विस डिलीवरी करेगा। फिर हम बात करते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल सुनते ही दिमाग में क्या आएगा, ह्यूमन राइट का जहां भी वायलेशन होगा वहां पे एनजीओ काम करेंगे। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या करेगा, ह्यूमन राइट का वायलेशन कहां होता है, जुडिशियल कस्टडी में होता है, जुडिशियल डेथ्स होती हैं, उनके रिगार्डिंग जो काम करा जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल के द्वारा किया जाएगा। तो इसको हम क्या डाल सकते हैं कि जो सिग्निफिकेंस है एनजीओ की किस में, अवेयरनेस में और असिस्टेंस में। ये जो पीड़ित होते हैं लोग ह्यूमन राइट वायलेशन से, मानवाधिकार के उल्लंघन से, उसके लिए काम करता है बाई प्रोवाइडिंग लीगल एंड सोशल सपोर्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा निकल गया। फिर हम बात करते हैं सेवा की, ये है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, है ना। इला जी जो है वो इससे जुड़ी हुई थी। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन क्या काम करेगा, ये बेसिकली जो एम्पावर्ड नहीं है लोग, जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं उनको एम्पावर करने का काम करेगा। तो सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन, वुमेन की जैसी बात आती है हम कहते हैं दैट दे आर मार्जिनलाइज्ड, वे हाशिए पे खड़ी हुई हैं। तो उनके एम्पावरमेंट के लिए काम कौन करेगा, सेवा करेगा। तो एम्पावरिंग द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, और जैसे हम सेवा की बात करेंगे तो वुमेन की बात होती है तो वुमेन की एम्पावरमेंट में सेल्फ हेल्प ग्रुप एक रोल प्ले करते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाने में एनजीओज मदद करते हैं, एजुकेशन में, स्किल डेवलपमेंट में मदद करते हैं। फिर जैसे ही हम बात करते हैं प्रथम की, तो प्रथम क्या करता है, जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उनमें कुछ कमियां रह जाती हैं तो उन कमियों को बाहर निकालता है। कैसे, देखो, प्रथम की एक रिपोर्ट आती है एसर, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसमें ये क्या बताता है कि भाई देखो, सरकारी स्कूलों में 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास की जो मैथ की बुक है उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहा, 5th क्लास का बच्चा 2nd क्लास की इंग्लिश की बुक को रीड नहीं कर पा रहा। तो ये क्या बता रहा है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उसमें कुछ कमियां रह गई हैं। तो उन कमियों को उजागर करने का काम किसका है, एसर का है। एसर रिपोर्ट का है, जो कौन निकालता है, प्रथम एनजीओ निकालता है। तो इसके माध्यम से जो गवर्नमेंट की सर्विस डिलीवरी जिसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उसको वो उजागर करता है। तो उसको हम एक अलग पॉइंट बना सकते हैं। फिर हम क्या कहेंगे, ये एनजीओज क्या करते हैं, ब्रिज करते हैं गैप को बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन्स। ठीक है, फिर हम बात करें स्पिक मैकई की, तो ये कल्चरल एनजीओ है जो इंडियन कल्चर को, इंडियन क्लासिकल डांस को प्रमोट करता है। तो एनजीओज का ये भी एक सिग्निफिकेंस होता है कि वो इंडियन कल्चर को, इंडिया के सॉफ्ट पावर को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। फिर जब हम बात करते हैं ग्रीन पीस की, तो ये क्या करता है,
ये बेसिकली इन्वायरमेंट से रिलेटेड एनजीओ है। तो हम क्या कहेंगे कि एनजीओज का एक बहुत बड़ा महत्व होता है किसमें, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने में। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि कई सारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उसके ऊपर एनजीओज आवाज उठाते हैं दैट दे आर वायलेटिंग द इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, उनका पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ब्रॉडली लगभग एनजीओज की जो सिग्निफिकेंस है उसको समझ लिया इन फेमस जो एनजीओज हैं उनके थ्रू, उनके एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि जो आरटीआई है हमारे देश में, है ना, पॉलिसी मेकिंग में इनोवेशन कैसे लेके आते हैं, जैसे आरटीआई आया, मनरेगा आया, सोशल ऑडिट आया, फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, ये सारे के सारे जो कानून आए हैं इनको इंप्लीमेंट करवाने में, इनको लेके आने में किसका बहुत बड़ा रोल था, एनजीओज का बड़ा रोल था। तो जो स्कीम्स होती हैं अधिकार आधारित, राइट बेस्ड स्कीम्स जो हैं, यानी कि वो योजनाएं सरकार की जो लोगों को अधिकार देती हैं, उसमें भी एनजीओज का बड़ा रोल होता है। एनजीओज ने उसमें एडवोकेसी करी थी, यानी कि अपनी बात रखी थी। इसके साथ में एनजीओज गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को भी तय करते हैं, क्योंकि हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पीआईएल्स होती हैं, सोशल ऑडिट होते हैं, और जो आरटीआई है वो गुड गवर्नेंस को इंश्योर करते हैं। एक नाज फाउंडेशन करके भी एनजीओ है जिसने एलजीबीटीक्यू राइट्स की बात को उठाया था, और सेक्शन 377 क्या हुआ, फिर डीक्रिमिनलाइज हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनजीओज की सिग्निफिकेंस को देख लिया। ये सारे के सारे पॉइंट्स आप सोच सकते हो, बस आपको क्या याद रखना है, कुछ फेमस एनजीओज के नाम याद रखने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो एनजीओ का क्या रोल होता है समाज में, तो आप देख सकते हो कि ये कल्चरल राइट्स को भी प्रिजर्व करते हैं, ऐसे प्रमोट करते हैं इंडियन कल्चरल हेरिटेज को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर, स्पीक मैकई हो गया इसमें। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए हमारे पास में क्या है, सीएसई है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करता है। अब हम स्पेसिफिकली एनजीओज का वुमेन इंपावरमेंट में क्या रोल है उसको भी देख सकते हैं। देखो, वुमेन इंपावरमेंट के लिए आपको ये समझना होगा कि वुमेन किन किन समस्याओं को फेस कर रही है। एक तो है डोरी, है ना, एक है डोमेस्टिक वायलेंस, एक क्या है, उनके पास में कोई ऐसी स्किल नहीं है जिससे उनको जॉब मिल सके, अनस्किल्ड। ठीक है, इसके अलावा वे क्या हैं, एजुकेटेड नहीं है। तो ये समस्याएं हैं। अब इन समस्याओं को आप दूर कर दोगे तो वुमेन इंपावरमेंट होने लग जाएगा, है ना। तो डोरी और डोमेस्टिक वायलेंस, इससे एनजीओ कैसे बचाएंगे, लीगल अवेयरनेस लेके आएंगे। फिर अनस्किल्ड हैं तो क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट में रोल प्ले करेंगे, उनकी एजुकेशन पे रोल प्ले करेंगे। उसके अलावा उनको एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत है, रोजगार। अब रोजगार के लिए क्या देंगे, क्रेडिट एंड माइक्रो क्रेडिट। तो जैसे इसकी बात हो गई, सेल्फ हेल्प ग्रुप का जिक्र आएगा और माइक्रो फाइनेंस का जिक्र आएगा। तो इस तरीके से हमने होलिस्टिकली देख लिया। और इंपावरमेंट के लिए जब भी आप आजकल बात करोगे तो आईसीटी का जिक्र तो जरूर ही करना है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सेवा क्या करता है, ये मोबाइल ऐप्स को यूज करता है ताकि जो वुमेन आर्टिसंस हैं, यानी कि जो महिला कारीगर हैं, उनको हम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ सकें। ठीक है, तो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ ही लिया था। अब हम बात करते हैं कि बेनिफिट क्या होगा यदि गवर्नमेंट और जो एनजीओज हैं वो आपस में कोलैबोरेशन कर लें। अभी हमने पढ़ा था कि एनजीओज की क्या सिग्निफिकेंस है, नैनी स्टेट क्या होता है, क्रेडल टू ग्रेव क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि क्या बेनिफिट है कोलैबोरेशन के सरकार और एनजीओज के बीच में। देखो, तो सरकार क्या चाहती है, सरकार चाहती है देश का विकास हो, और विकास के होने में सबसे महत्वपूर्ण रोल किसका है, जीडीपी का है। तो हमें क्या बनना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है। तो $5 ट्रिलियन की जब हम इकोनॉमी बनना चाहते हैं तो उसमें हमें किसकी आवश्यकता है, स्किलिंग की आवश्यकता है। तो भूमि स्किल एड प्रोजेक्ट जो है वो स्किलिंग में मदद करता है। ठीक है, भारत सरकार ने भी स्कीम चलाई हुई है, जैसे कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है, उसके अलावा स्किल इंडिया, डिजिटल हब, ये सब भारत सरकार ने भी चलाया हुआ है। लेकिन उसके साथ में हमें एनजीओज की भी आवश्यकता है जो इस काम में मदद करें। ठीक है, वो क्या करें, क्योंकि जो गवर्नेंस होती है, एनजीओज जो हैं वो गवर्नेंस में एक रोल प्ले करते हैं, और गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट गवर्नमेंट, गवर्नेंस इज ऑल्सो बियॉन्ड गवर्नमेंट। ठीक है, तो उसमें सिविल सोसाइटीज का, एनजीओज का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हमें बनना है, उसके लिए जो स्किलिंग की जरूरत है वो कौन करेगा, भूमि स्किल एड प्रोजेक्ट कर देगा। तो हमने क्या देखा, जीडीपी को बेहतर करना है। फिर हमें क्या करना है भाई, सरकार जो है उसको इंटरनेशनल लेवल पे डिप्लोमेसी की आवश्यकता होती है। तो एनजीओ जो है वो डिप्लोमेसी में भी एक अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं। कैसे, देखो, भारत के रिश्ते, इंडिया के रिश्ते यूएस के साथ में बड़े खराब हो गए थे 1990s में, जब हमने पोखरण टेस्ट किया था। तो उस टाइम पे यूएस ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए थे, जापान ने भी हमसे रिश्ते बड़े खराब कर लिए थे। उस टाइम पर जो यूएस के साथ में हमारे रिश्ते सुधरे, उसमें एनजीओज का एक बड़ा रोल था। तो हम क्या कहेंगे, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी होती है इंडिया यूएस के बीच में या इंडिया पाकिस्तान के बीच में,
उसमें भी एक बड़ा रोल प्ले किया जाता है किसके द्वारा? एनजीओज़ के द्वारा। तो आपने क्या देखा, इंटरनेशनल लेवल पे भी एनजीओज़ मदद कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक लेवल पे। दूसरा हमने क्या देखा, जीडीपी को आगे बढ़ाने में, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भी एनजीओज़ हमारी मदद कर रहे हैं, जिसमें भूमि स्किल एड प्रोजेक्ट है। फिर हम क्या कहेंगे, इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है, टेक एड है, उसमें भी एनजीओज़ हमारी मदद कर रहे हैं। जैसे कि एक है डेटा काइंड, आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्या है, ये डेटा देगा, ये एनालिटिक्स, डेटा एनालिटिक्स देता है टॉयलेट्स के ऊपर और स्कूल ड्रॉपआउट्स के ऊपर। आप देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो स्कूल को छोड़ देती हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल में टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं होती है। और हमारे देश में स्कूल ड्रॉप आउट रेशियो भी बहुत अच्छा खासा है। जैसे जैसे हायर क्लासेस में बच्चों को जाना होता है, जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो बढ़ता चला जाता है। तो इस वजह से जब डेटा काइंड हमारे पास में होगा तो एटलीस्ट हमको पता चलेगा कि वो डेटा क्या है जिसके कारण ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो टेक एड है उसमें डेटा काइंड आ गया, ठीक है। इसके साथ में हमारे पास में एनजीओज आ गए फॉर डिप्लोमेसी एज वेल एज भूमि स्किल एड प्रोजेक्ट हो गया फॉर $5 ट्रिलियन। इसके साथ में जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत के लिए, तो सीड आ जाता है, सेंटर फॉर इन्वायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट। ये क्या काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने का काम कर रहा है। एंड पावर फॉर ऑल इसका एक मोटो भी है इन बिहार, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि गवर्नमेंट और एनजीओज के बीच में कोलैबोरेशन किस तरीके से यूजफुल हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस एनजीओज फेस कर रहे हैं। तो जैसा कि आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि एनजीओज के ऊपर क्या चैलेंजेस हैं, बस उनको हम पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लेते हैं। देखो, एक तो होता है एनजीओज क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, तो एनजीओज को क्या समस्याएं आती हैं, पहले हम वो सोचते हैं। एक एनजीओ को सबसे पहले क्या करवाना होगा, अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा। तो रजिस्ट्रेशन में भी प्रॉब्लम्स आएंगी, है ना। रजिस्ट्रेशन में उससे ब्राइब मांगी जा सकती है, उसको हैरास किया जा सकता है। दूसरी चीज़ क्या है, जब वो रजिस्टर हो गया है उसके बाद में उसको क्या चाहिए, फंडिंग चाहिए। तो उसकी एक समस्या आएगी कि उसके पास में प्रॉपर फंड्स ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एनजीओ जो हैं वो किस में निर्भर हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे या फिर फॉरेन फंडिंग पे निर्भर होते हैं। तो फंड की समस्या एनजीओ को आती है। उसके अलावा एनजीओ जो हैं जो ठीक से काम करना चाह रहे हैं, उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं हो सकता है वो ठीक से काम ना कर रहे हों, तो उनके जो ऑपरेशंस हैं, वर्किंग ऑपरेशंस हैं, उनमें चैलेंजेस आ सकते हैं। किसके? कि मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, किनका? फंड्स का, ठीक है। तो ये एक बड़ी समस्या हो सकती है कि जो फंड्स हैं उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। और कई बार जो एनजीओज होते हैं उनकी जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी सवाल उठते हैं, ठीक है, क्योंकि एनजीओज पे ऐसे आरोप लगते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। जैसे कि हम आगे देखेंगे भी, जो जाकिर नाइक है उसका जो एनजीओ था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन, उस पर नेशनल सिक्योरिटी को ब्रीच करने के आरोप लगे हैं, ठीक है। इसके साथ में जो ग्रीन पीस एनजीओ है उस पर आरोप लगे हैं कि उसने क्या किया है, इंडिया में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उसको डिले करवाने में बड़ा रोल प्ले किया है, जिसके कारण देश की जीडीपी 2 to 3% प्रभावित हुई है एनजीओ के कारण, ऐसी आईबी की रिपोर्ट कहती है, ठीक है। तो हम देखते हैं, तो चैलेंजेस विद एनजीओ की अगर हम बात करें तो एक तो रेगुलेटरी हर्डल्स होते हैं, वो क्या है, रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आती है। इतने सारे कानून है हमारे देश में, पॉलिसीज एकदम से बदलती रहती हैं, सरकार बदलती है, नीति बदल जाती है। फॉरेन फंडिंग पे भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, कैंसिलेशन हुआ है ग्रीन पीस के इंडिया के रजिस्ट्रेशन का, तो ये सारे क्या हैं, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं। फिर फंडिंग की कमी है उनके पास में, एफसीआरए के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, निर्भर करते हैं ये लोग बहुत ज़्यादा किस पे, डोनर्स के ऊपर। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का इशू, जैसे कि प्रथम फाउंडेशन का ही केस आया था कि इनके फंड्स में भी क्या हुआ है, मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है। पब्लिक भी स्केप्टिक रहती है रिगार्डिंग द करप्शन एंड कंट्रोवर्सीज। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं कि स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स की शॉर्टेज होती है। देखो, एनजीओ में कोई व्यक्ति काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा बहुत ज़्यादा स्किल्ड होगा। ऐसा हो सकता है कि उसकी जो स्किल हो वो बहुत कम हो, ठीक है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत अच्छी ना हो। अदर चैलेंजेस में ये होता है कि ज़्यादातर एनजीओ जो है वो अर्बन एरियाज में ही कंसंट्रेटेड हैं और सेल्फ रेगुलेशन भी ठीक से नहीं होता है। फिर हम बात करें कि एनजीओज को रेगुलेट क्यों करना चाहिए। एक तो एनजीओज की अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी को तय करने के लिए, एनजीओज की क्रेडिबिलिटी को तय करने के लिए हमें डिस्टिंग्विश करना होगा कि कौन सा एनजीओ जेन्यून है और कौन सा जो है वो फंड को मिसयूज करता है। क्योंकि इंडिया में 400 लोगों के ऊपर एक एनजीओ है, इतने सारे एनजीओ भारत में एग्जिस्ट करते हैं, तो आप सोचो कि जब प्रत्येक 400 लोगों के ऊपर एक एनजीओ है, उसके बावजूद भी देश में गवर्नेंस की व्यवस्था इतनी खराब क्यों है। और जब हम कहते हैं कि गवर्नेंस केवल गवर्नमेंट नहीं है, वो एनजीओ भी उसमें एक रोल प्ले करते हैं, तब एनजीओ भी कैसा रोल प्ले कर रहे हैं वो डाउट में आ जाता है। जब 400 लोगों पे एक एनजीओ है, उसके बावजूद भी हमारे देश में गवर्नेंस की व्यवस्था इतनी खराब है, ठीक है। तो उनकी क्रेडिबिलिटी को हमें इंश्योर करना होगा, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है, मिस एप्रोप्रिएशन जो फंड का होता है उसको रोकना है।
ओनली 10% ऑफ 30 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज फाइल एनुअल रिटर्न। आप सोच सकते हो कितनी बुरी हालत है। 30 लाख रजिस्टर्ड एनजीओज हैं भारत में और उसमें से मात्र 10% ही अपने एनुअल रिटर्न्स को फाइल करते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डेवलपमेंट। जैसे कि कुछ एनजीओज जो फॉरेन फंडिंग पाते हैं उन पर आरोप लगते हैं कि वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करते हैं। जैसे आईबी की रिपोर्ट है कि 2 to 3% ऑफ जीडीपी ग्रोथ अफेक्टेड ड्यू टू एनजीओज। आप समझ रहे हो कि देश की जो जीडीपी है वो 2 से 3% ज़्यादा हो सकती थी यदि ये एनजीओ जो है वो अड़ंगा नहीं लगाते। और नेशनल सिक्योरिटी जो है उसको भी हमें सेफगार्ड करना है, क्योंकि कई सारे एनजीओ जो होते हैं वो क्राइम में, एक्सट्रीमिज्म में, मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन जाकिर नाइक का है। इसके साथ में ही जो हमारे देश में फार्म प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, सीएए प्रोटेस्ट हमें देखने को मिले, इन पे भी ऐसे एलिगेशंस लगे कि इनको भी फॉरेन फंडिंग मिल रही है बहुत सारे एनजीओज को, ताकि देश को डिस्टेबलाइज किया जा सके और देश में सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस को क्रिएट किया जा सके। सिविल वॉर मतलब गृह युद्ध, कि देश में आपस में ही लोग लड़ने लग जाएं। अब हम समझते हैं कि एक एनजीओ जो है उसको रजिस्टर होना उसका और उसका एक्रीडिटेशन होना, इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखो, कोई भी एनजीओ जो एक्रीडिटेड होगा वो रजिस्टर्ड तो हो गई। ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं लेकिन उनको एक्रीडिटेशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो एक्रीडिटेशन और रजिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है वो हम एक बार समझते हैं। तो रजिस्ट्रेशन क्या करता है, एनजीओ को लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करता है। कैन बी डन अंडर द सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, इंडियन ट्रस्ट एक्ट और कंपनीज एक्ट। रजिस्ट्रेशन ओनली कन्फर्म्स द एनजीओ एग्जिस्ट लीगली नॉर इट्स क्रेडिबिलिटी और इफेक्टिवनेस। लेकिन जब हम एक्रीडिटेशन की बात करते हैं तो इसमें उस एनजीओ का प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है। ये सिर्फ रजिस्ट्रेशन नहीं है, इट इज़ अ स्टेप बियॉन्ड रजिस्ट्रेशन इन्वॉल्विंग प्रॉपर इवैल्यूएशन। उसमें उसका ठीक से मूल्यांकन होगा, उसकी वर्क क्वालिटी को एसेस किया जाएगा, फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को देखा जाएगा कि उसके जो अकाउंट्स हैं कितने ट्रांसपेरेंट हैं फाइनेंशियली, इम्पैक्ट और क्रेडिबिलिटी को देखा जाएगा। तो यदि किसी एनजीओ को एक्रीडिटेशन मिलता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, वो ट्रस्ट वर्दी हो जाता है फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड इंटरनेशनल बॉडीज, जैसे कि जो यूएन है उनकी नज़र में भी, और उसको सीएसआर फंडिंग भी मिलती है। अब हम एक उदाहरण से समझते हैं। अगर हम मान लें कि भारत में 100 एनजीओ रजिस्टर्ड हैं सोसाइटीज़ एक्ट के तहत, लेकिन केवल 30 ही रजिस्टर करते हैं एनजीओ के दर्पण पोर्टल पे। ये आपको याद रखना है, एनजीओ दर्पण पोर्टल जो है भारत सरकार ने चलाया है, इस पे आपको रजिस्टर करना है। यदि आप इस पे रजिस्टर कराते हो और आपका प्रॉपर क्या होता है, इवैल्यूएशन होता है, तब हम क्या कहेंगे कि ये जो एनजीओ है ये ट्रस्ट वर्दी है। ठीक है, इससे आपको एक यूनिक आईडी मिलेगी। तो ये जो 30 एनजीओज होंगे इनको हम कहेंगे रजिस्टर्ड भी हैं, एक्रीडिटेड भी हैं, बाकी के 70 मात्र रजिस्टर्ड हैं। तो इन शॉर्ट रजिस्टर्ड एनजीओ लीगली एग्जिस्ट करता है, लेकिन जो एक्रीडिटेड एनजीओ है वो लीगली एग्जिस्ट भी करता है और उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी साबित हो चुकी है और वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर फंडिंग। ठीक है, तो हम वे फॉरवर्ड देख लेते हैं। वे फॉरवर्ड के लिए आपको एस विजय कुमार कमेटी की रिकमेंडेशंस को बिल्कुल रट लेना है और इनको एज इट इज़ आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो फॉर द बेटर मार्क्स। तो हमें क्या करना है, देखो हमें एनजीओज का हैरासमेंट भी नहीं करना है ना, तो एक बैलेंस्ड अप्रोच को अपनाना है, सिक्योरिटी कंसर्न्स को विद डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स एज क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन इज एसेंशियल फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। तो एस विजय कुमार कमेटी के कुछ रिकमेंडेशंस हैं। जैसे इसने क्या है कि एनजीओज का जो रेगुलेशन है वो लाइट होना चाहिए, उनको हैरास मत करो, केवल मिसयूज को चेक करो। उसके साथ में हम क्या कहेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंपल कर दो। ठीक है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि आईटी एक्ट और एफसीआरए प्रोसेस को यूज करो, किसके लिए, ताकि हम उनका रजिस्ट्रेशन ठीक से कर सकें। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस को घटाओ, फेस टू फेस डीलिंग कम से कम होनी चाहिए टू कर्ब करप्शन। यही हमने आईटी एक्ट में भी किया है, फेसलेस असेसमेंट हम लेके आए हैं, उसी तरीके से एनजीओज के साथ भी होना चाहिए। उनकी क्लियर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जैसे एक्रीडिटेशन होना चाहिए, रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए और रिकवरी होना चाहिए मिसयूज फंड का। नीति आयोग को एक नोडल एजेंसी बनाना चाहिए फॉर सेंट्रल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, और हम क्या देखने को मिलता है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है, यही हमने समस्या देखी थी। समस्याएं क्या थी, समस्या यही थी कि भाई रजिस्ट्रेशन में समस्या आती है तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंपल कर दो। समस्या क्या थी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज है, तो हम क्या कहेंगे, एक सेंट्रल लॉ होना चाहिए। क्या लिखा है, सिंगल नेशनल लॉ होना चाहिए। जो मल्टीपल स्टेट और सेंट्रल लॉज है उनको रिप्लेस करो और एक यूनिफॉर्म लॉ लेके आओ। इसके साथ में हमने क्या देखा था समस्याओं में कि भाई उनको फंडिंग नहीं मिलती है ना, उनकी क्रेडिबिलिटी पे डाउट्स उठते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑनलाइन डेटाबेस बनाना होगा, सेंट्रल डेटाबेस हो सभी एनजीओज का फॉर पब्लिक एंड गवर्नमेंट यूज। उसके लिए हम क्या लेके आए हैं, एनजीओ दर्पण पोर्टल। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। और यहाँ पे देखो एक्रीडिटेशन की बात भी लिखी गई है, तो एक्रीडिटेशन ठीक से हो उसके लिए सेकंड एआरसी ने अपनी रिकमेंडेशन क्या दी थी कि हमें नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल को बनाना चाहिए।
तो ये जो काउंसिल होगी यानी कि ये जो परिषद होगी राष्ट्रीय स्तर पे वो एक्रीडिटेशन को लेके ही काम करेगी। अब देखो ये इतनी सारी रिकमेंडेशंस हैं, कितनी हैं, 7 रिकमेंडेशंस हैं ये। इसके लिए एक ट्रिक होती है जिसका नाम है लाइट रूल्स सेव एनजीओज। ठीक है, तो लाइट रूल से लाइट रेगुलेशन हम लिख सकते हैं। दूसरा रूल्स की जगह हम आर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एस से स्टॉप हैरासमेंट करेंगे, और स्टॉप हैरासमेंट को हम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस रोकने की बात कर सकते हैं। ठीक है, फिर ए से अकाउंटेबिलिटी आ जाएगी, और एन से क्या आ जाएगा, एन से नीति आयोग आ जाएगा। जी से क्या आ जाएगा, एक जनरल लॉ आ जाएगा। किसके लिए बताओ आप लोग, एनजीओस के लिए। फिर ओ से ऑनलाइन डेटाबेस आ जाएगा। तो लाइट रूल्स सेव एनजीओ ये एक निमोनिक है, और इस निमोनिक के जरिए एस विजय कुमार कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस आपको याद हो जाएंगी। फिर जब हम बात करते हैं कि क्या रिफॉर्म्स होनी चाहिए, तो रेगुलेटरी रिफॉर्म्स एंड कैपेसिटी इनहेंसमेंट की बात करेंगे हम। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स में तो हम एस विजय कुमार कमेटी की सारी रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लें, और सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट है वो क्या है, नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल बननी चाहिए ताकि हम ठीक से एक्रीडिटेशन कर सकें। एक्रीडिटेशन और रजिस्ट्रेशन में क्या अंतर होता है उसको हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, फिर हम कैपेसिटी इन्हेंसमेंट की बात करेंगे, तो कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, क्योंकि हमने क्या देखा है, सारे लोग जो हैं वो एक्सपर्ट्स नहीं होते जो एनजीओज में काम कर रहे होते हैं। उनको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को वो यूज़ करें। रिसोर्स मोबिलाइजेशन यानी कि वो संसाधनों को ठीक से जुटा पाएँ ताकि उनको सीएसआर मिल सके ठीक से, क्राउड फंडिंग ठीक से हो सके, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, फिर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए गवर्नेंस में, रिपोर्टिंग में और ऑडिटिंग में। तो इस तरीके से हमारा जो एनजीओ वाला टॉपिक है वो लगभग खत्म हो गया है। इसमें एक पोर्शन रह जाता है एफसीआरए यानी कि जो फॉरेन फंडिंग होती है एनजीओज की। अगर ये न्यूज़ में अभी रिसेंटली आता है कभी तो हम इसको भी डिस्कस कर लेंगे। तो आप देख सकते हो मेंस के क्या पीवाईक्यूज आए हैं। हाउ कैन द रोल ऑफ एनजीओज बी स्ट्रेंथन्ड इन इंडिया फॉर डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, डिस्कस थ्रोइंग लाइट ऑन द मेजर कंस्ट्रेंट्स। अब देखो ये जो क्वेश्चन आया है वो क्या है, एनजीओज के रोल को हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं और डेवलपमेंट वर्क्स रिलेटिंग टू प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। तो हमें क्या करना है, इन्वायरमेंट को ठीक से प्रोटेक्ट कर पाए। तो एनजीओज जो इन्वायरमेंट से संबंधित हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए, है ना, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। तो कैपेसिटी बिल्डिंग वाले आप सारे पॉइंट्स लिख सकते हो, क्योंकि स्पेसिफिकली आप हर टॉपिक को प्रिपेयर नहीं करोगे कि एनजीओज पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या काम करेंगे, आप नहीं इसको प्रिपेयर कर सकते। तो ये जो कॉमन नोट्स आपने बनाए हैं उन्हीं को आपको यूज़ करना है और उन्हीं को आपको एडजस्ट करना आना चाहिए, लगाना आना चाहिए उस क्वेश्चन में जो पूछा गया है। इसके साथ में हम क्या कहेंगे कि एनजीओज के क्या मेजर कंस्ट्रेंट्स आते हैं। तो मेजर कंस्ट्रेंट्स वही हैं जो हमने ऊपर हर्डल्स अभी पढ़े हैं। ठीक है, लैक ऑफ फंडिंग, रेगुलेटरी हर्डल्स, फिर हम क्या कहेंगे, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स भी हैं, पब्लिक स्केप्टिसिज्म भी है। इसमें हम बात कर सकते हैं क्योंकि इन्वायरमेंट के ऊपर आया है तो ग्रीन पीस का जिक्र कर सकते हैं कि ग्रीन पीस के ऊपर किस तरीके से आरोप लगे थे कि ये हमारे देश में जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उनको डिले करवाने में एक बड़ा योगदान देता है, जिसके कारण देश की जीडीपी 2 to 3% जो है वो कम रह रही है जितनी रहनी चाहिए। ऐसी आईबी की रिपोर्ट ने कहा था, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट ने, वो आप लिख सकते हो। फिर एस विजय कुमार कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं वो सारी की सारी आपको लिख देनी चाहिए। फिर हम बात करें क्रिटिकल एग्जामिन करो क्या रिसेंट चेंजेस हुए हैं इन द रूल गवर्निंग फॉरेन फंडिंग ऑफ एनजीओज अंडर द एफसीआरए। इस टॉपिक को हमने नहीं पढ़ा है, ये उस टाइम के करंट अफेयर्स में था। अगर ये रिसेंटली दोबारा से आता है न्यूज़ में तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। ठीक है, फिर हम देखें 2021 में भी क्वेश्चन आया है, कैन सिविल सोसाइटी एंड एनजीओ प्रेजेंट एन ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी टू बेनिफिट द कॉमन सिटीजन। डिस्कस करो चैलेंजेस ऑफ दिस ऑल्टरनेट मॉडल। तो हमने देखो अभी पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे कि कौन अच्छा काम करवा पाता है पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, वो है प्रथम। इसके साथ में हमने एक एनजीओ का और नाम लिया था प्रथम के अलावा जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी में काम कर रहा है, अक्षय पात्र। ठीक है, तो इसमें क्या है, इन्होंने कहा है कि क्या ये एक ऑल्टरनेटिव मॉडल हो सकता है कि सिविल सोसाइटी और एनजीओज, तो हम कह सकते हैं कि भाई दोनों को कोलैबोरेशन के साथ में काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये रिप्लेस कर देगा, तो हमें रिप्लेसमेंट नहीं करना है, हमें एक्सटेंडेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट बनानी है। ठीक है, एनजीओज शुड बी सीन एज द एक्सटेंडेड आर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट द रिप्लेसमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, ये भी हम बात कर सकते हैं। फिर हमने भूमि स्किल एड प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया था, जो $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी हम बनना चाहते हैं उसमें मदद करेगा।
है ना। इसके साथ में हमने CEED सीड का भी जिक्र किया था, जो क्या कर रहा है, पावर फॉर ऑल कैंपेन चला रहा है बिहार में, है ना। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है इन फॉर आत्मनिर्भर भारत, है ना। इनका हमने जिक्र किया था। तो इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो और एक हॉलिस्टिक आंसर प्रिपेयर कर सकते हो, किसके लिए, कि पब्लिक सर्विस डिलीवरी में NGOs क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्लास खत्म होती है। ये डॉक्यूमेंट जो है बहुत हॉलिस्टिक था। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ठीक है, इसके साथ में हाइप जरूर करें। और आपकी कोई रिकमेंडेशन है कि मुझे किस नए टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए, तो आप मुझे सजेस्ट भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और हमारी जो प्लेलिस्ट है करंट अफेयर्स की, आप उसको देखें, ठीक है। और उस पे अगर आपको कोई वीडियो पसंद आता है तो आप उसको देखें। मैं तो कहूँगा सारे ही वीडियोज़ आप उसके देखें, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज दी मेंस, ठीक है। थैंक यू।